प्रिय विद्यार्थियों, अपनी क्लास चल रही थी और रासायनिक बलगत की आपको पता है चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। आप लोग जानते हैं हम 5 कारकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पहला कारक आपके पास था अभिकारकों की सांद्रता। हमने कहा था अभिकारकों की अगर सांद्रता या मात्रा बढ़ती जाएगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अगला था अभिकारक की प्रकृति। प्रकृति में ये था अगर बंध आसानी से टूटेंगे और आसानी से बनेंगे तब तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और अगर मुश्किल से टूटेंगे या मुश्किल से बनेंगे तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। एक था विकिरण द्वारा उद्भाषण की। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें अगर विकिरण नहीं डाले यानी प्रकाश नहीं डाला तो वो क्रिया नहीं होती हैं, और अगर उनके ऊपर प्रकाश डाला है तो वो क्रिया तेजी से होती हैं, तो वेग बढ़ जाता है। एक था सरफेस एरिया बढ़ाना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ जाता है तो अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती है, और अगर अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उत्पाद भी ज़्यादा बनेंगे। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। एक हमने पढ़ा था उत्प्रेरक का प्रभाव। मैंने आपको बताया था कि 2 ही कारक महत्वपूर्ण है, एक उत्प्रेरक का और एक है टेम्परेचर का। तो देखिए, कोई भी अभिक्रिया होने के लिए 2 शर्तें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक शर्त तो ये होती है कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है R से P, यह अभिक्रिया अब जब क्रिया करते हैं तो इसके लाखों करोड़ों की संख्या में अणु लेते हैं। मैंने आपको पिछले टर्न पे भी बताया था, कोई एक अणु तो होता नहीं है, लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। इन लाखों करोड़ों में से हर एक रिएक्शन के लिए एक निश्चित ऊर्जा चाहिए। अभिकारक के अणुओं की एक निश्चित ऊर्जा होने पर ही वे उत्पाद में बदल सकते हैं, और वो ऊर्जा जो निश्चित होती है उसे कहते हैं हम सक्रियण ऊर्जा, EA, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो जिन अणुओं के पास सक्रियण ऊर्जा से अधिक मान या इसके बराबर मान होता है वो तो उत्पाद बना लेते हैं, और जिनके पास इससे कम मान होता है वो क्रिया नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब हम उत्प्रेरक काम में लेते हैं तो क्या होता है कि इस सक्रियण ऊर्जा स्तर को छोटा कर दिया जाता है। कौन करते हैं? उत्प्रेरक। जब सक्रियण ऊर्जा स्तर छोटा हो जाएगा तो बताइए इसको पार करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो जितने ज़्यादा अभिकारक के अणु बढ़ेंगे उतने ज़्यादा उत्पाद बनेंगे, और जितने उत्पाद बनते हैं उसका यह अभिक्रिया वेग बढ़ता है। तो ये अपनी बात उत्प्रेरक को लेकर के हो गई थी। अब हम देखिए एक इम्पोर्टेंट प्रभाव यानी ताप के प्रभाव पर स्टडी करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रभाव है, ध्यान से देखें। तो देखिए, ताप का प्रभाव समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक अभिक्रिया के लिए ज़रूरत क्या है। तो एक ज़रूरत तो ये हो गई कि वे ही अभिकारक के अणु उत्पाद बनाते हैं जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा स्तर से अधिक हो या इसके बराबर हो। पहली कंडीशन तो ये है, फिर से समझें। एक रिएक्शन हो रही है R से P। R बहुत सारे होते हैं, अभिकारक काफ़ी सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक क्रिया करता हूँ N2NH3 और इसको तोड़ रहा हूँ मैं N2+3H2 में। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपकी क्रिया में कितने अणु मौजूद है, तो दिखने में तो ये 2 हैं, लेकिन असल में 2 नहीं है, 2 मोल है। और एक मोल के अंदर ही कितने अणु होते हैं? 6.02 × 10⁻23, बहुत बड़ी संख्या हो गई। तो 2 मोल में तो ये संख्या और भी अधिक हो जाएगी, 12 × 10⁻23। तो ये संख्या काफ़ी बड़ी संख्या है। तो इतने सारे अणुओं में से सभी अणु क्रिया नहीं करते, वे ही अणु क्रिया करते हैं जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक होती है। एक शर्त तो ये हो गई। अब दूसरी शर्त सुने, मैं आपको इसको इस तरह से बताता हूँ। ये अपने पास एक क्रिया हो रही है AB+C, और जब ये क्रिया होगी तो इससे उत्पाद बनता है कौन सा? A+BC। क्रिया आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ से बंध टूट रहा है और इनके बीच में बंध बन रहा है। इस क्रिया का जो मध्यवर्ती स्टेप है वो इस तरह से हो सकता है A'-B'-C। इसका मतलब क्या हुआ कि यह अभिक्रिया इस तरह से हो रही है। इस क्रिया में क्या हो रहा है? सबसे पहले A और B के बीच का तो बंध टूट रहा है, B और C के बीच का बंध बन रहा है। तो इस समय के बाद ये बनेगा, तो इसे कहते हैं हम संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई? संक्रमण अवस्था। अब देखें, इसमें एक बात समझें अच्छी तरह से। A, B और C ये संभव, अगर ये दोनों मिलकर के ये बना लेंगे तब तो उत्पाद बनेगा, और अगर ये नहीं बनेगा तो उत्पाद नहीं बनेगा। क्लियर है? दूसरी बात,
जितने भी अणु हैं, वही बात है, इनकी संख्या कितनी होगी, तो करोड़ों की संख्या होगी, और इनकी संख्या भी कितनी होगी, करोड़ों की होगी। तो सारे के सारे अणु आपस में क्रिया नहीं करते हैं। वे ही अणु आपस में क्रिया करेंगे, जैसे हम ये इस तरह से मान सकते हैं, एक मैदान में अगर हम 1000 बॉल लाल रंग की और 1000 बॉल कैसी नीले रंग की छोड़ दें, और उनको हमने छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि 1000 लाल रंग की बॉल 1000 नीले रंग की बॉल से ही टकराएं। प्रत्येक बॉल नहीं टकरा सकती, हो सकता है कुछ टकराएंगी और कुछ नहीं टकराएंगी। तो यहाँ सबसे पहले क्रिया के लिए तो क्या जरूरी है कि ए बी के अणुओं का सी से टक्कर होना जरूरी है। बोलो, ए बी की सी से टक्कर होगी तभी ये बनेगा। लेकिन ये करोड़ों की संख्या में होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ए बी के अणु सारे के सारे सी से टकरा पाए। तो पहली बात तो क्या आवश्यक है क्रिया में, मान लीजिए मैंने ये मान लिया कि इसके 100 अणु थे और इसके भी कितने अणु थे, 100। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि टक्कर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टक्कर। तो मान के चलिए कि हमने अंदाज से वैसे ही ले रहा हूं मैं कि इसके 30 अणु और इसके 30 अणु ही टक्कर लगा पाते हैं, इसके 30 और इसके 30। फिर से समझ लीजिए, यह तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इस रिएक्शन के होने के लिए ए बी और सी में आपस में टक्कर होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अपन अभी बताया था, मतलब बहुत सारे एक पात्र में ए बी के अणु पड़े हैं और बहुत सारे सी के हैं, तो जरूरी थोड़ी हमने कोई लिख करके थोड़ी भेजा है कि ए बी से सी से टकराना ही टकराना। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, कोई किसी से टकरा सकता है, कोई किसी से नहीं भी टकरा सकता। ये ठीक ऐसा है कि अगर मान लीजिए हम लोग 10,000 व्यक्तियों को मतलब एक तरह से अलवर के व्यक्तियों को जयपुर छोड़ देते हैं, ठीक है, और 10,000 व्यक्ति ही जयपुर के ले लेते हैं, 10,000 अलवर के और 10,000 जयपुर के, तो ये आवश्यक नहीं है कि अलवर का प्रत्येक व्यक्ति जयपुर के प्रत्येक व्यक्ति से टकराए। हो सकता है कुछ व्यक्तियों की बिल्कुल बात ना हो, कुछ व्यक्तियों की आपस में बात हो जाए, तो हमने एक चांस की तरह ले लिया कि हो सकता है 30% काम हो रहा है, तो 30 अणु इसके 30 अणुओं से टकराते हैं, ठीक है। लेकिन टक्कर भी कैसी होनी चाहिए, यहाँ देखिए ए बी जो है, मतलब सी किससे टकरा रहा है, बी वाले सिरे से टकरा रहा है, ए वाले सिरे से नहीं टकरा रहा। यानी अगर मान लीजिए ए बी है, इससे सी या तो इधर की साइड से टकराए, एक सी इधर से टकराए, ठीक है, एक सी ऐसे टकरा जाए, ठीक है, बिल्कुल कोना भिड़े इसका, या फिर ए बी और सी इधर से टकराए, यानी किसी अन्य दिशा से टकराए। तो आप बताइए कौन सी टक्कर से उत्पाद का बनना संभव होगा। तो आप देखते हैं चूंकि बी और सी की अगर आमने सामने की टक्कर होगी तो वही टक्कर प्रभावी टक्कर होगी, अन्य टक्करों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इन टक्करों से उत्पाद नहीं बन सकते हैं, इन टक्करों से उत्पाद का बनना मुश्किल है। तो देखिए ध्यान दें, सबसे पहले तो इनका टकराना जरूरी है, और टक्कर के साथ साथ क्या आवश्यक है कि ये टक्कर कैसी होनी चाहिए, प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। कैसी टक्कर होनी चाहिए, प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। तो प्रभावी टक्कर 100 में से 30 अणु ही टकरा रहे, 30 टकरा रहे, लेकिन उनमें से भी सारी टक्कर प्रभावी नहीं होती। कोई अणु किसी दिशा से टकराता है, कोई किसी दिशा से टकराता है, तो सही दिशा में टकराने वाले अणुओं की संख्या बहुत ही कम होती है। मैं मान के चलता हूँ, मान लीजिए 5 टक्कर इसकी प्रभावी टक्कर होती है, 5 टक्कर ही ऐसी हैं जिनसे उत्पाद बनते हैं। तो बोलो उत्पाद कितना बनेगा, जब इसके 5 और इसके 5 अणु टकराएंगे तो इनका 5% उत्पाद ही बनेंगे। यानी बनने तो कितने चाहिए थे, 200, मतलब 100% बनने चाहिए थे, 100 और 100 से 100%, लेकिन अब कितने बन रहे हैं, केवल 5% उत्पाद। क्लियर है ये बात। तो ये तो मैंने अभी तक क्रिया करने का प्रोसीजर बताया है, ठीक है। तो फिर से देख लें, कोई भी रासायनिक क्रिया होने के लिए 2 शर्तें हैं। एक तो उसकी ऊर्जा का मान सक्रियण ऊर्जा से ज़्यादा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन अभी अभी हमारे पास आ गई है कि अभिकारकों की टक्कर प्रभावी होनी चाहिए, ठीक है। 2 कंडीशन है, अभिकारक तभी उत्पाद में बदल पाएगा। एक तो अभिकारकों के अणु प्रभावी टक्कर करें, प्रभावी टक्कर का मतलब है सही अभिविन्यास में टक्कर, यानी आमने सामने की टक्कर होनी चाहिए, किसी गलत दिशा से टक्कर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि टक्कर होनी ही चाहिए उनमें, ये भी आवश्यक है। तो ये तो इनका सिद्धांत हो गया। अब देखें हम किसका प्रभाव पड़ रहा है, ताप का। तो ताप से होगा क्या, ध्यान देना अच्छे से कि ताप से क्या होता है। अभी तक देखिए
जब ए बी और सी आपस में टक्कर कर रहे थे, तो ये टक्कर क्यों करें? पहली बात तो आपस में कोई चीज़ टकराए क्यों? तो आप जानते हैं जब भी हमारे वाहनों की टक्कर होती है, व्यक्ति की टक्कर होती है, तो कब होती है? जब दोनों आमने सामने से तेज वेग से आ रहे होते हैं, तभी टक्कर होती है। अगर गाड़ियाँ धीमे धीमे चले, सही रफ्तार में चले, तो टक्कर होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर मान लीजिए हम कह देते हैं, जैसे हमारे वाहन जो जनरली चलते हैं 60 और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं अच्छे रोड पे, अगर हम कह दें कि सारे वाहन इन्हीं रोडों पर लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे, तो बोलो सभी वाहनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? ज़्यादा तेज चलेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा बढ़ेगी। जब ज़्यादा ऊर्जा बढ़ेगी तो बोलो टकराने की संभावनाएं भी कैसी हो जाएंगी? बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे ऐसी होता है। हम क्या कर रहे हैं अब? इस रिएक्शन पर किसका प्रभाव देख रहे हैं? ताप का। तो जैसे ही इनका ताप बढ़ाया जाता है, वैसे ही बहुत सारे अणु, देखिए फिर से सुनिए एक बार, कितने कितने अणु थे ये टोटल? 100। इनमें से कितने कितने अणुओं की टक्कर हो रही थी? 30-30, यानी 70 अणु और 70 अणु इनके कम ऊर्जा वाले थे जो आपस में टक्कर नहीं कर रहे थे। तो इनकी ऊर्जा कैसी थी? बहुत ही कम। जब हम इसको गर्म करेंगे, इनको टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे, तो बताइए इन 70 अणुओं की भी ऊर्जा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? पहले कितने टकरा रहे थे? 30, और जब इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो मान लीजिए 20-20 अणुओं की ऊर्जा और बढ़ जाती है, तो कुल कितने अणु टक्कर करने लग जाएंगे? 50। ठीक है, तो टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी 50, और जब पहले 30 में से 5% की टक्कर हो रही थी, तो बोलो 50 में से 8% और 10% की टक्कर होने लग जाएगी कि नहीं होंगी? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, अगर पूरा निचोड़ निकाले, तो मैंने समझाया इतना, वह कितना समझाने की जरूरत नहीं है, कि फिर से सुन लें, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए 2 कंडीशंस आवश्यक हैं। एक तो सक्रियण ऊर्जा स्तर का मान इससे अधिक ऊर्जा होनी चाहिए, और दूसरी अभिकारकों की टक्कर प्रभावी होनी चाहिए। अब इसमें एक बात आती है, उत्प्रेरक तो क्या करते हैं? अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, और ताप अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, क्योंकि क्या कर रहा है? ताप से टक्कर बढ़ रही है, और टक्कर से प्रभावी टक्कर, तो ताप क्या करता है? प्रभावी टक्करों की संख्या को बढ़ा देता है। अब जब प्रभावी टक्कर बनेंगे तो अभिकारक ज़्यादा क्रिया करेंगे और उत्पाद भी ज़्यादा मात्रा में बनेंगे। पहले 5% बन रहे थे, अब कितने बन रहे हैं? 10%। तो हमारे पास पूछे, सामान्यतः यही पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो मेरा समझाने का तरीका था, पूरा समझ ले एक बार। ताप का प्रभाव, और एक किसका है? उत्प्रेरक का। दोनों चीजें मैं बता देता हूं। वेग को प्रभाव, दोनों इंपॉर्टेंट है। ताप तो क्या करता है? प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि कर देता है। प्रभावी टक्कर कौन सी है? वे टक्कर है जो अभिकारकों को उत्पाद में बदल देती है। तो जब इनकी संख्या बढ़ेगी, ताप की वजह से प्रभावी टक्कर। उत्प्रेरक क्या करते हैं? प्रभावी टक्कर नहीं बढ़ाएगा, केवल क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देता है, और जब सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो उसको पार करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास ताप का प्रभाव देखा जाता है। एक देखिए, ये तो हो गया ताप के प्रभाव को समझाना। आपसे पूछा जाएगा कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहेंगे अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। क्या कारण है कि उत्प्रेरक बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है? तो उत्तर देंगे क्योंकि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा स्तर का मान कम करके अभिक्रिया को नया पथ प्रदान करते हैं, जिससे उसे पार करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, ताप का प्रभाव। देखिए, जो वेग स्थिरांक होता है उस पर भी ताप का प्रभाव पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पर अभिक्रिया वेग जो है, जैसे मैं ले लूँ dx/dt बराबर k, और यहाँ आ जाती है अभिकारकों की सांद्रता। बोलो आती है कि नहीं आती? अगर हम अभिकारकों की सांद्रता स्थिर रख दें तो बोलिए ये किसके समानुपाती हो जाएगा? dx/dt समानुपाती k। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के भी समानुपाती होता है। क्लियर है? तो अब इस बात को, इससे भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है ताप का, तो क्या है? एक शब्द आता है यहाँ पे, ताप गुणांक। ये भी पूछ लिया जाता है, ताप गुणांक। इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। क्या होता है ताप गुणांक? तो देखिए, k T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड बटे
kT डिग्री सेंटीग्रेड, और ये इसका मान होता है म्यू के बराबर, और ये होता है 2 या 3। तो क्या होता है ताप गुणांक? किसी निश्चित ताप की तुलना में किसी निश्चित ताप से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक पर वेग स्थिरांक तथा उस ताप पर वेग स्थिरांक, ठीक है, किसी निश्चित ताप मान लो 25 हुआ 35 हुआ, उस पर वेग, उससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक और उस ताप पर वेग स्थिरांक, उसी ताप पर, उस निश्चित ताप पर वेग स्थिरांक का अनुपात ही क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। फिर से सुन लें, किसी निश्चित ताप से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक और उसी निश्चित ताप पर वेग नियतांक का अनुपात ही ताप गुणांक कहलाता है। और इसका मान कितना हो गया? 2 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड था तो मान लो इसका मान था कितना? 20 था, और जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो कितना हो जाता है? 40। बोलो उत्तर कितना आ रहा है? 2। जब ये 30 था तो ये कितना हो गया? 60, उत्तर आ गया 2। इसका मतलब वेग स्थिरांक 3 तो किसी किसी अभिक्रिया के लिए, नहीं तो ज़्यादा सही कौन सा है? 2 ही है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को अच्छे से ध्यान रखें कि इसका मतलब ये हुआ, बोलो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक दोगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा? और जब वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। अभी बताया था अभिक्रिया का वेग k के क्या है? समानुपाती। dx/dt क्या है? k के समानुपाती। तो चाहे वेग स्थिरांक बढ़ो चाहे अभिक्रिया का वेग, एक ही बात है। तो फिर से देख लें, ताप बढ़ाने पर कितना ताप? प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है? दोगुना हो जाता है। तो किसी निश्चित ताप से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक पर वेग नियतांक और उस निश्चित ताप पर वेग नियतांक के अनुपात को ही क्या कहते हैं? ताप गुणांक के नाम से जाना जाता है, ताप गुणांक कहते हैं। तो ये हमारे पास ताप का प्रभाव होता है। ताप के प्रभाव को फिर से एक बार सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 2 प्रभाव महत्वपूर्ण है और ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। कारण क्या है? सक्रियण ऊर्जा स्तर के मान को कम करते हैं, जिससे पार करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और बनने वाले उत्पादों की संख्या बढ़ती है तो वेग बढ़ता है। दूसरा क्या है? ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। कारण है प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है। जितनी ज़्यादा प्रभावी टक्कर होंगे उतना ही अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। ठीक है, एक ताप गुणांक है। ताप गुणांक होता है किसी निश्चित ताप से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक पर वेग नियतांक और उस निश्चित ताप पर वेग नियतांक का अनुपात ही ताप गुणांक कहलाता है। इसका मान 2 या 3 होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा कल। थैंक यू।